Hello student, today I will start my next lecture from the chapter Basic Accounting Terms. So first basic term is purchases. Purchases means खरीदना. So the term purchase is used for purchase of goods for resale. परचेज नॉर्मली आप किसी भी दुकान से कुछ भी खरीदते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज. बस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिजनेस में कोई गुड्स आपने परचेज करी हैं तो उनका मेन पर्पस क्या होता है, उन्हें रीसेल. तो द टर्म परचेज इज यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स. पर गुड्स तो हम परचेज करते हैं पर उनका मोटिव क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है, उन्हें रीसेल करना, उन्हें दोबारा रीसेल करते. तो बिजनेस में जितनी भी गुड्स परचेज की जाती हैं वो किस पर्पस से खरीदी जाती हैं, ताकि उन्हें रीसेल किया जा सके. तो परचेज इंक्लूड बोथ. परचेज एक बिजनेस में हम कैश परचेज भी कर सकते हैं और क्रेडिट परचेज भी कर सकते हैं. दोनों तरीके से गुड्स को हम परचेज कर सकते हैं. तो परचेज इज यूज फॉर द परचेज ऑफ गुड फॉर रीसेल इन बिजनेस. तो ये दो टाइप की होती है. एक तो होती है कैश, जिसमें जो भी गुड्स परचेज की जाती हैं उसमें कैश पेमेंट की जाती है, और दूसरी होती है क्रेडिट परचेज, जब गुड्स को उधार खरीदा जाता है. क्लियर. नाउ सेकंड बेसिक टर्म इज परचेज रिटर्न. गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीज़न. अब कई बार क्या होता है, जो भी गुड्स होती हैं, कई बार उनमें कुछ गुड्स जो भी परचेज की जाती हैं उनमें से कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो डिफेक्ट हो जाता है, या हमें ऐसी डिफेक्टेड गुड्स मिल जाती हैं जो थोड़ी बहुत टूटी होती हैं या कुछ लीकेज होती है. तो इस टाइप की गुड्स को हम कई बार जिस सेलर से हमने उसे परचेज किया उसे हम रिटर्न कर देते हैं फॉर द रीज़न ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. तो उस टाइप में जो भी गुड्स रिटर्न की जाती हैं उसे किस टर्म के अंदर काउंट किया जाता है, परचेज रिटर्न. तो जो भी डिफेक्टिव गुड्स होती हैं किसी रीज़न से रिटर्न की गई हैं सेलर को, तो वो कौन से गुड्स में काउंट होती हैं, परचेज रिटर्न में. क्लियर. नो नेक्स्ट इज सेल्स. सेल्स का मीनिंग होता है बेचना. सो द टर्म सेल इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स. सेल इज इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट. तो यहाँ पे वर्ड है सेल. सेल का मीनिंग क्या होता है, बेचना. तो इस टर्म को क्यों यूज़ किया जाता है, जब भी गुड्स को सेल किया जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी भी गुड्स या जितना भी सामान सेल किया जाता है उससे हम क्या काउंट करते हैं, बिजनेस में जितना भी सामान बेचा जाता है उसे हम एक टर्म में ना काउंट करते हैं जिसे बोला जाता है सेल. तो दो टाइप की सेल होती है, एक तो होती है कैश सेल, दूसरी होती है क्रेडिट सेल. व्हेन वी रिसीव कैश पेमेंट देन वी थ्रो सेल we called cash sales. When we not receive any cash payment through sale, this is called credit sale. Clear. Now सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न में जितना भी आपने सेल्स किया कई बार वो रिटर्न भी हो जाता है. रीज़न इज सेम. कुछ रीज़न हो जाता है जैसे कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से या कोई और रीज़न से जो भी परचेज़र होता है वो गुड्स को रिटर्न कर देता है. यहाँ पे से परचेज रिटर्न में तो हम सेलर को रिटर्न करते हैं, लेकिन सेल्स रिटर्न में जिस भी पर्सन को हमने सेल किया होता है वो हमारी फर्म को वो रिटर्न करता है. तो वो किस में काउंट होता है, सेल्स रिटर्न में. देन नेक्स्ट इज गुड्स. गुड्स का मीनिंग होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स अपने सामान के लिए यूज़ करते हैं. एक फर्म जो भी गुड्स बना रही होती है या जो भी प्रोडक्ट्स बना रही होती है उसको क्या काउंट करती है, उसे किस टर्म के अंदर काउंट करती है, गुड्स. तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड. किसी भी ट्रेड मीन्स व्यापार. किसी भी बिजनेस के किसी भी व्यापार के फिजिकल आइटम्स को जो भी जिस चीज़ का भी वो बिजनेस कर रही है उसे क्या बोला जाता है, गुड्स. जैसे कई बिजनेसमैन के कपड़े का बिजनेस होता है तो उनके लिए वो कपड़ा ही क्या है, गुड्स. ठीक है. जैसे किसी की शॉप में, जैसे कि आप बोल सकते हो टॉयज़ की शॉप है तो वो जितने भी टॉयज़ होंगे उस शॉप पे वो उसके लिए क्या है, गुड्स. क्योंकि उस व्यापार की उस बिज़नेस की के लिए वो फिज़िकल आइटम है और वो फिज़िकल आइटम ही वहाँ पे क्या काउंट होगी, गुड्स. तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टॉक होता है या जिस भी चीज़ का बिज़नेस होती है उसमें जो भी सामान खरीदा जाता है उसे क्या नाम दिया जाता है,
goods. It is a term that applies to all the items making us the sale purchase of a business. ये एक ऐसी टर्म है जो कहाँ अप्लाई होती है? टू ऑल द आइटम मेकिंग अस द सेल. हम जितनी भी सेल करते हैं या जितनी भी परचेज करते हैं उन सभी आइटम्स को हम किस में काउंट करते हैं? गुड्स में. गुड्स आर परचेज और मैन्युफैक्चर विद द पर्पस ऑफ सेलिंग. कई बार क्या होता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, ऐसी बिजनेस होता है जिसमें हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं रॉ मटेरियल के थ्रू, उस कंडीशन में गुड्स आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर विद द पर्पस ऑफ सेलिंग. तब उस कंडीशन में हम गुड्स को सेल करने के पर्पस से मैन्युफैक्चर मीन्स बनाते हैं. फैक्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं प्रोडक्ट्स, या तो परचेज किए जा रहे हैं, परचेज करके डायरेक्ट हम सेल कर रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो हम परचेज गुड्स के लिए भी, परचेज जो भी सामान हमने परचेज उसके लिए भी हम गुड्स यूज़ करते हैं, या मैन्युफैक्चर जो भी सामान हम कर रहे हैं उसके लिए भी हम गुड कर सकते हैं, जिसका मेन पर्पस हमारा सिर्फ ये होना चाहिए कि हम उसे सेलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं. अगर वो पर्पस हमारा सेलिंग नहीं है तो वो गुड्स में काउंट नहीं होंगे. क्लियर? चाहे वो परचेज, गुड्स आर परचेज मैन्युफैक्चर विद द पर्पस ऑफ सेलिंग, और इनका मेन पर्पस क्या होता है? उसे बेचना. क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल तो आपको बता ही दिया है कि अगर एक बिजनेस मैम डीलिंग इन होम अप्लायंसेस, जैसे कि अगर कोई बिजनेस मैम का जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचने गई तो उसके लिए वो सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान क्या है? गुड्स. और ये मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, ये इन्होंने सिर्फ परचेज इस वजह से किया ताकि उसको सेल किया जा सके. तो ये इस फॉर्म के लिए क्या है? इस बिजनेस फॉर्म के लिए क्या है? गुड्स. द नेक्स्ट इज स्टॉक. स्टॉक मीन्स किसी भी गुड के स्टॉक को बोला जाता है, या इन्वेंट्री भी वो रहतिया होता है इसका. तो स्टॉक इज़ अ टेंजिबल एसेट. जैसे कि आप बैलेंस शीट बनाओगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें बहुत सारी डेबिट साइड बहुत सारी एसेट्स आएंगी. तो उन्हीं एसेट्स में से एक एसेट है स्टॉक, जो कि एक कौन सी एसेट होती है? टेंजिबल. क्योंकि किसी भी स्टॉक में बहुत सारी गुड्स आती हैं और उन गुड्स को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्टॉक इज़ अ tangible assets held by an enterprise for the purpose of sale. स्टॉक किसी भी एंटरप्राइज का एक टेंजिबल एसेट्स है, और जो क्यों होल्ड किया जाता है? ताकि उसको बेचा जा सके इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ताकि किसी भी टाइप के बिजनेस में, जो भी बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस भी टाइप का बिजनेस है, उस बिजनेस में जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं, स्टॉक एक टेंजिबल एसेट जो होल्ड करी हुई है ताकि उस बिज़नेस में उसे सेल किया जा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इस एग्ज़ाम्पल में एक बिज़नेस फर्म, ये एक बिज़नेस एंटिटी ने इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने सारे होल्ड करके रखे हैं. वो सारी क्या है? टेंजिबल एसेट. देख भी सकते हो, छू भी सकते हो. तो उन सभी को क्यों रखा हुआ है? ताकि उनको बेचा जा सके. तो यहाँ पे इन सभी सामान को जब हम एक साथ रखेंगे तो पूरे सामान को क्या बोला जाएगा? स्टॉक. क्लियर? इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मींट फॉर सेल. कई बार स्टॉक रॉ मटेरियल भी हो सकता है. ठीक है? तो इसे हम प्रोडक्शन के लिए मीन्स रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल की कंडीशन में स्टॉक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है, या यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड मीन फॉर सेल. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर प्रोडक्शन के लिए भी किया जा सकता है, उन्हें सेल करने के लिए भी. तो दो टाइप के स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होता है क्लोजिंग. तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में हमारे पास गुड्स का जो सामान का स्टॉक है वो 10,000 है, तो वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक. क्योंकि हर साल 1 ईयर का बैलेंस 1 ईयर का अकाउंटिंग ईयर होता है. ठीक है? 1 ईयर का होता है आपका अकाउंटिंग ईयर. तो एक अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में मीन्स 1 अप्रैल से जो भी होगा, कैलेंडर ईयर होगा या फिर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. तो जो भी ईयर को हम फॉलो कर रहे हैं, तो अगर वो फाइनेंशियल ईयर है तो हमारा 1 अप्रैल को जो भी स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और क्लोजिंग स्टॉक वो होगा जो 31 मार्च को होगा. ठीक है?
तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में क्या है, स्टॉक इन हैंड बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग, साल के स्टार्टिंग में जो भी स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है। ये स्टॉक करंट ईयर का जो भी अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग में स्टॉक है, ये स्टॉक वो भी हो सकता है जो प्रीवियस ईयर का एंड था, पिछले साल का जो भी स्टॉक था फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे आप यहाँ पे मान सकते हो 2016 एंड 2017 इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि साल के अंत में दिसंबर में है, इस साल का दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक है, मीन्स सामान बच जाता है, जैसे जो सेल नहीं हुआ तो उसे हम क्या मान के चलते हैं, कोई भी बिजनेस फर्म है, बिजनेस फर्म में कुछ सामान ऐसा भी रह जाता है जो सेल नहीं होता है साल के अंत में, तो वो उसे हम मान चल देते हैं कि ये सामान बचा हुआ है, इसे मान लेते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। साल के अंत में जब हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो इतना स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन जब अगले साल हम फिर बिजनेस के लिए अकाउंटिंग अपनी बुक्स मेंटेन करेंगे 2017 में, तो जनवरी में वही स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इस पॉइंट से ये आ रहा है कि अगर स्टॉक बिगनिंग में होगा तो आपका क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, लेकिन वही स्टॉक प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है। एंड ऑफ प्रीवियस ईयर हमारा अगले साल क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक ये बहुत सारी डिटेल्स टर्म है जो आप आगे फर्दर पढ़ोगे अपने अकाउंटिंग में, तो यहाँ से आपको बेसिक टर्म्स है तो कंफ्यूज होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि जो टाइप के स्टॉक होते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक होता है साल के स्टार्टिंग में, और क्लोजिंग स्टॉक होता है साल के या करंट ईयर के एंड में। क्लियर। नाउ स्टॉक को हम 3 काइंड्स में डिवाइड करते हैं, तो स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड तीसरा है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। तो स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स के स्टॉक को, गुड्स इन द केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न कंप्राइज स्टॉक ऑफ गुड रिमेनिंग अनसोल्ड। कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है जो सिर्फ गुड्स को परचेज करके रीसेल कर रही है, तो उसके लिए वो क्या होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स इन द केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न कंप्राइज स्टॉक ऑफ गुड, जो अपने स्टॉक को जो बच मतलब कि बिना सेल हुआ और बच गया है, जिनकी अभी तक सेल नहीं हुई है, अनसोल्ड रिमेनिंग अनसोल्ड, जो अभी तक नहीं बिका है, तो वो क्या होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है। ऐसी फर्म, ऐसी ट्रेडिंग कंपनी या ऐसी ट्रेडिंग फर्म जिसका अभी कुछ स्टॉक अनसोल्ड है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक ऑफ गुड्स। उसके बाद है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं कच्चा सामान, मीन ऐसा सामान जो फिनिश गुड्स या फिर बोल सकते हो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में अगर किसी सामान को यूज़ करें तो वो उसके लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल। जैसे आप बोल सकते हो कि अगर हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर के लिए जो भी लकड़ियाँ होंगी, जो भी टिम्बर होगा, वो क्या होगा उसके लिए, रॉ मटेरियल। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज्ड। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ किया जाता है, गुड्स को यूज्ड करने लायक बनाने, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, ताकि उन्हें यूज़ किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टॉक है, कपड़े का स्टॉक है, तो हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि उससे शर्टें बनाई जा सके। उसी तरह अगर फर्नीचर हमें बनाना है तो फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, वो टिम्बर्स होंगे, और शर्ट के लिए वो रॉ मटेरियल क्या होगा, वो कपड़े का स्टॉक होगा। क्लियर। नाउ लास्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग है, कई बार आप रोड्स पे जाते हो तो रोड्स पे एक बैनर सा लगा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे सड़क पे अभी काम चल रहा है। क्यों, उसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी लेबर्स वर्क कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी से जाना है। उसी तरह आपकी बिजनेस फर्म में भी वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग ये होता है कि ऐसा स्टॉक जिस पर अभी काम चल रहा है लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ या फिनिश नहीं हुआ है। जैसे कुछ सामान होता है, कई फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती हैं या गुड्स को बनाने का बिजनेस करती हैं, सो उस कंडीशन में उनका कई जो सामान अभी तक कंप्लीट बन के तैयार नहीं हुआ या अभी तक प्रोसेस में है या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उस स्टॉक को हम क्या काउंट करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस।
दे आर पार्टली फिनिश्ड, ये पूरी तरीके से तैयार बन के तैयार नहीं होते लेकिन पार्टली फिनिश्ड हो जाता है। अब जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर टिम्बर से हमने फर्नीचर की शेप तो दे दी लेकिन अभी तक उसमें पेंटिंग नहीं हुई है या वार्निशिंग नहीं हुई है, तो वो तब तक क्या होगा, वो वाला स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि वो फुली फिनिश नहीं हुआ है, उस पर वर्क अभी प्रोसेस बाकी है, तो उसको कहाँ काउंट किया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में। क्लियर? आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।